नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सार्थक स्टडी में, जहां हम सार्थक चर्चा करते हैं और ऐसा कंटेंट रखते हैं जो आपकी परीक्षा में उपयोगी हो और उसके परीक्षा में आने की पूरी संभावना हो। जहां तक पेट परीक्षा का सवाल है, तो पेट परीक्षा में चूंकि केवल भारतीय संविधान से 5 अंक के ही क्वेश्चन आने हैं, तो मैंने पूरा ध्यान रखा है, या मैं अपने आने वाली वीडियोस में भी पूरा ध्यान इस बात का रखूंगा कि आपको वही चीज़ प्रोवाइड करी जाए जो डायरेक्ट आपके लिए संविधान से उपयोगी हो, क्योंकि संविधान का क्षेत्र बहुत बड़ा है और बहुत व्यापक है। पूरा संविधान और पूरे संविधान से 5 क्वेश्चन निकालना सागर से 1 लोटा जल निकालने जैसा है। इसलिए हमारा यह प्रयास रहेगा कि डायरेक्ट वो चीज़ें, जो चीज़ें आपके परीक्षा में जिसकी आने की पूरी संभावना हो, उन कंटेंट को लेकर हम आएँ, ताकि आपको इन वीडियोस से ज़्यादा फायदा हो सके। और उस कंटेंट का पहला पार्ट जो है, ये उद्देशिका के रूप में है। कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें संविधान से प्रश्न आने हों और उद्देशिका से प्रश्न आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और इस उद्देशिका से आज का जो हम लेके आए हैं वो उन्हीं प्रश्नों को लेके आए हैं कि उद्देशिका से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो उन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकें। आगे आने वाली वीडियोस में भी हम उन कंटेंट को ही टच करेंगे, जिससे उन सब्जेक्ट को ही टच करेंगे, संविधान के उस भाग को ही टच करेंगे जिससे प्रश्न के मिलने की पूरी संभावना होगी, आसानी से आपके समझ में आएगा और आपको याद हो सकेगा। तो मित्रों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। ये जो है, जो उद्देशिका आप देख रहे हैं, इसकी प्रकृति क्या है? न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा बड़ा हो गया। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे कि इसकी प्रकृति क्या है? न्याय योग्य नहीं है। ऐसी कंडीशन में ये प्रश्न जो बनता है, ये आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी प्रकृति कैसी है, तो न्याय योग्य नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती, तथापि केशवानंद भारती मामले में, ये आप केस याद रखेंगे, उद्देशिका से संबंधित है। कौन सा केस है? केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। क्या कहा इस पॉइंट में? आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये देखना है। यह बना कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह नष्ट नहीं कर सकती। संविधान में जो विशिष्ट प्रावधान बनाए गए हैं उनको तो यह रद्द नहीं कर सकती है, लेकिन जब केशवानंद भारती केस का मामला आया तो उसमें यह दिया गया कि संविधान के उद्देशिका का उपयोग जो है संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे विशिष्ट प्रावधान का मतलब आप यूं समझिए कि कोई ऐसा प्रावधान जो भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है। जब पूरा डिटेल उद्देशिका आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें इसमें कही गई हैं। जो उद्देशिका है वो उसमें जो चीजें कही गई हैं उससे अलग भारतीय संविधान में विशिष्ट लोगों को विशिष्ट लाभ देने के लिए अलग से प्रावधान ले आए गए हैं। इसीलिए यह लाइन लिखी गई है कि विशिष्ट जो प्रावधान बनाए गए हैं उनको तो यह रद्द नहीं कर सकती, लेकिन अगर कहीं संविधान की व्याख्या का मामला फंस जाता है और अस्पष्ट होता है तो वहां इस उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है। यहां आपको केशवानंद भारती केस याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों में किया गया है। आप ध्यान रखेंगे, संविधान में भारत भी कहा गया है और इंडिया भी कहा गया है। ये दोनों चीज ध्यान रखना है। 2 नामों का उल्लेख है हमारे संविधान में। ये आपकी परीक्षा में प्रश्न हो सकता है। अब आप देखिए क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 1 के उपखंड 1 में क्या लिखा गया है? भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, ये क्या होगा? भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। यही दोनों चीजें आ गई, उसी की व्याख्या करता है ये। यहां आपको भारत आ गया और यहां आपका क्या आ गया? यहां आपका इंडिया आ गया। ठीक है, तो दोनों बातें यहीं पे आपको दिखाई देती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। अब आप यहां ध्यान दीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो यहां से ये है कि कैसा हमारा संविधान कहता है हमारे भारत को। प्रस्तावना में क्या कहता है? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब यह हो गया कि किसी भी धर्म से इसका कोई रिलेशन नहीं है। हमारे भारतीय संविधान का किसी भी धर्म के अभिवृद्धि का भारत कोई प्रयास नहीं करेगा। इसी को पंथ निरपेक्षता कहते हैं।
हमारे देश में जैसा कि हम जानते हैं कि हर धर्म, हर जाति और हर संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, तो उसमें भारत सरकार का या हमारा भारतीय संविधान उसमें कोई भी इंटरफियर नहीं करेगा, सभी लोग स्वतंत्र हैं। तो हमारे प्रस्तावना के तहत भारत को कैसा राज्य बताया गया है? तो हमारे संविधान में भारत को एक पंथ निरपेक्ष स्टेट बताया गया है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गणतंत्र का आशा है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित प्रत्यक्ष, कोष्टक में है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है, वह वंशानुगत नहीं होता। अब आपसे पूछा जा सकता है कि गणतंत्र क्या है? ठीक है, और राष्ट्र के प्रधान से ही मतलब नहीं है, किसी भी पद पे आसीन व्यक्ति वो वंशानुगत नहीं है हमारे भारत में। कैसा है? या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। थोड़ा सा यहां आपको समझाना पड़ेगा कि प्रत्यक्ष मतलब जो जिसमें डायरेक्ट मतदान जनता करती है, और अप्रत्यक्ष मतलब क्या हो गया? जनता अपने मत का प्रयोग करके और प्रतिनिधि चुनती है, और वो प्रतिनिधि अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। जैसे ब्लॉक प्रमुख में देखते हैं, जनता बीडीसी को चुनती है और बीडीसी क्या चुनते हैं? प्रमुख चुनते हैं। या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आप देख सकते हैं, वहां जनता क्या चुनती है? जिला पंचायत सदस्य चुनती है, और वो जिला पंचायत सदस्य क्या करते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो जहां जनता चुनती है सदस्य को और वो चुनता है अपने प्रमुख को, वो अप्रत्यक्ष इलेक्शन हो गया। अप्रत्यक्ष जिसमें जनता डायरेक्ट वोट देती है, जैसे विधानसभा और लोकसभा में विधायक और सांसद बनाए जाते हैं। तो यही कह रहा है कि गणतंत्र का आशय क्या है कि राष्ट्र का प्रधान जो होगा वो कैसा होगा? निर्वाचित ही होगा। यहां वंशानुगत की कोई व्यवस्था नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, भारत के पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तदनुसार सभी धर्मों को समान। यहां देखिए, इसने यहां इस आर्टिकल में, इस लाइन में इसने व्याख्या किया है, राज्य द्वारा समान प्रश्रय अपेक्षित है। भारत, इसी को या तो आप पंथ निरपेक्ष कहिए, या फिर आप क्या कहिए, या फिर आप इसको धर्मनिरपेक्ष कहिए, कि किसी धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, जो चीज पहले आपको हमने बताया। अब संविधान पर विदेशी प्रभाव हम देख सकते हैं। विदेशी प्रभाव से क्या मतलब समझते हैं? हमारे संविधान में कई चीजें कई देशों के संविधान से लेकर और इसको एक बढ़िया संविधान बनाया गया ताकि किसी के साथ भी अन्याय ना हो, सबके साथ न्याय हो, सबको समान अधिकार मिले, इसके लिए ऐसा किया गया था। तो वही विदेशी प्रभाव है जो अन्य देशों के संविधान से हमने अपने संविधान में समाहित किया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। सबसे पहले आप जानिए कि हमारे कहीं अगर प्रश्न इस तरह का आता है तो आपके सामने ये प्रश्न होगा कि क्या सर्वोच्च है, तो आप देखेंगे कि संविधान क्या है? सर्वोच्च है। पहला पॉइंट हो गया। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की जो संकल्पना है, ये पूछा जाता है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना कहां से ली गई है? तो आप ध्यान रखेंगे, यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। जो न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था है, जुडिशियल रिव्यू की जो बात की गई है, ये कहां से लिया गया है? तो न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के संविधान से। ये ध्यान रखना है। उसके बाद कह रहा है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था क्या है? भारत क्या है? भारत जो है वो राज्यों का और राज्यों का संघ है। भारत जब सारे राज्य को संगठित करेंगे तब भारत बनता है। तो इसी को कहते हैं संघात्मक व्यवस्था। पूरा जब संघ एक हो जाता है तो एकात्मक हो जाता है, इंडिया हो जाता है। यह संघात्मक व्यवस्था जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है? तो ये मित्रों लिया गया है कनाडा के संविधान से। इसको आप खूब ध्यान से देखिएगा कि भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। उत्तर में आपके आएगा पहला ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया या डी आयरलैंड। तो वहां आपका उत्तर क्या लगाना होगा? वहां आपको उत्तर लगाना होगा कनाडा। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था को भारतीय संविधान में कनाडा से लिया गया। ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायिक पुनरीक्षण कहां से लिया गया है? तो ये यूएसए के संविधान से ये लिया गया है न्यायिक पुनरीक्षण। तो न्यायिक पुनरीक्षण यूएसए और संघात्मक व्यवस्था कनाडा। नेक्स्ट देखते हैं वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनी विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है। मतलब वास्तविक एवं न्याय मात्र की कार्यपालिका, ठीक है, ये चीज। और सामूहिक उत्तरदायित्व लगभग एक ही चीज है। यहां से आपके प्रश्न बनने की संभावना थोड़ी कम है, ज्यादा टिपिकल हो जाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। द्विसदनीय विधायिका ये भारत में और ब्रिटेन में समान है। यानी कि यह क्या है? ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली है
एक यहाँ देखिए, थोड़ा सा लाइन को समझना है। संसदीय प्रणाली हमारी कहाँ से ली गई है, तो आपको लगाना क्या होगा, ब्रिटेन लगाना होगा। कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। जैसे अभी आपने ऊपर देखा, पुनः मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से, संघात्मक व्यवस्था आपने देखा ये कनाडा से, उसके बाद आप देखें कि द्विसदनी विधायिका ब्रिटेन से। आगे देखिए, अमेरिका के संविधान में भी संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। अमेरिका के संविधान में भी संघीय प्रणाली है। अगर पूछा गया किन किन देशों में संघीय प्रणाली की व्यवस्था है, तो भारत और अमेरिका वहां पे हमारा उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। हमने बताया ही आपको, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। एक कंसेप्चुअल चीज है। बिल्कुल भारत राज्यों का संघ है, क्योंकि संविधान में एकात्मकता की भी व्यवस्था है, इसलिए कतिपय प्रावधान ऐसे भी बनाए गए हैं जहां पे राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज्यादा शक्ति मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं, जो भी इंटरनेशनल इशूज होते हैं वहां पे स्टेट के अधिकार सीमित हो जाते हैं। किसी देश के अपने देश के संबंधों में अगर अच्छा किया जाता है तब भी राज्यों के अधिकार कम होते हैं, और अगर किसी देश से हमारा कोई इशू है तो भी वहां भी राज्यों के अधिकार सीमित हो जाते हैं और केंद्र के अधिकार वहां ज्यादा हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट आपको आ रहा है कि समवर्ती सूची। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इन चीजों को आपको याद रखना है 100%। यहां से एक प्रश्न आपके पेट परीक्षा के एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से बनने वाले हैं। और जो मुझे जहां तक पूरा विश्वास है, मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली जो ये विभिन्न देशों के संविधानों से कुछ प्रावधान हमारे लिए गए हैं, इससे तो एक प्रश्न बनना ही बनना है, ये तय है। तो जैसे आपने देखा द्विसदनी विधायिका, उसके पहले आपने देखा जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरीक्षण, और फिर आपने देखा कि संघात्मक व्यवस्था कनाडा। उसी तरह से समवर्ती सूची, हमारे भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, आप जानते हैं। उसमें जो समवर्ती सूची है, कौन कौन सी 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सामान्य भाषा में समझिए, केंद्र सूची माने ऐसे सूची जिसके सारे सब्जेक्ट जो हैं वो एक बृहद प्रश्न हो जाता है। उसमें जो जितने सब्जेक्ट उसमें वर्णित हैं उस पर कोई भी कानून या कोई भी व्यवस्था केंद्र बनाएगी। राज्य सूची जो उसमें वर्णित है उनकी सारी व्यवस्था राज्य देखती है। और एक समवर्ती सूची है जिसपे केंद्र राज्य दोनों को अधिकार रहता है। अगर कोई मामला फंसता है तब वहां केंद्र जो है सर्वोपरि होती है और वो बनाती है। तो वो समवर्ती सूची है। और वो समवर्ती सूची कहां से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट, इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट। अब ये भी पूछ सकता है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची किस अनुच्छेद में शामिल है, तो किस अनुसूची में शामिल है, तो कौन सा किस में शामिल है, तो ये आपका शामिल हो गया आपका किसमें, 7वीं अनुसूची में ये शामिल है। तो 7वीं अनुसूची भी आप ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से मिली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ध्यान देना है। नीति निर्देशक जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है, ये कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। और हम जहां तक देखते हैं, जैसे ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन, ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में बताया गया है ग्राम पंचायत की संकल्पना। और विभिन्न ढेर सारी चीजें, जब हम नीति के निर्देशक तत्व देखेंगे, हमको पेट की परीक्षा में ही 2-3 चीजें तो डेफिनेटली देखनी है। जैसे हम उद्देश्य का देख ही रहे हैं, इसके बाद हमको देखना है मूल अधिकार, फिर हमको देखना है मूल कर्तव्य, और फिर देखना है नीति के निर्देशक तत्व। अगर हम ये 3 टॉपिक कवर करते हैं तो यहां से निश्चित रूप से 1-2 प्रश्न तो हमको मिल ही जाएंगे, जो बहुत टिपिकल नहीं है। जैसे हमने बताया कि इसमें विभिन्न चीजें कहां से ली गई उसको ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार क्या नाम है कि यहां भी हमने बताया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना जो है वो कहां से ली गई है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए। यानी राज्यसभा के गठन में जो प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था है राज्यसभा में, क्या है, राज्यसभा में आप देखेंगे प्रतिभा के आधार पे भी कुछ लोगों का चयन होता है, अनुभव के आधार पे भी होता है और सेवा से भी होता है। तो ये जो भारतीय संविधान में ये जो व्यवस्था है ये कहां से ली गई है, तो ये आयरलैंड से ली गई है। यानी कि गणतंत्र में ये व्यवस्था कहां से ली गई है, ये आयरलैंड से ली गई है।
भारतीय संविधान में आपात उपबंध तथा संविधान संशोधन प्रक्रिया क्रमशः जर्मनी का बीमर तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो ये आपात उपबंध और संविधान संशोधन प्रक्रिया, जो संविधान में संशोधन समय समय पर किया जाता है, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है जर्मनी के बीमर संविधान से। ठीक है, जर्मनी का बीमर तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, विकल्पों में दोनों हो सकता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपात उपबंध और सारी आपात उपबंध तथा संविधान संशोधन प्रक्रिया क्रमशः, तो आपात उपबंध जर्मनी से, ठीक है, और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से। मैं थोड़ा सा जल्दी में गलत बोल गया था, क्षमा करेंगे। आपात उपबंध जर्मनी से, आप ऐसे देख लें, ये आपात उपबंध जर्मनी से, और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आप यहाँ देखेंगे, हम आपको दिखाएंगे, हमारा एक सूत्र भी है। जैसे हम लिखते हैं जया, ठीक है, और जब हम जया लिखते हैं तो क्या होता है? ये देखिए, हम जया लिख रहे हैं, और जया का मतलब हो गया कि जर्मनी से क्या हो गया? आपात उपबंध। ठीक है, जया जब हम लिखते हैं तो जर्मनी से क्या हो गया? आपात उपबंध हो गया। तो एक ये अगर जया नाम होता है, अगर इसको आप याद रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप इसको बहुत आराम से याद कर लेंगे कि आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना गया है। कैसा माना गया इसको कठोर और नम्य का मिश्रण माना गया है। यह कठोर भी है और नम्य भी है, दोनों चीजें इसमें मानी गई हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बृहद संविधान है। ये भी पॉइंट है, इसको भी आप देखिए, ये विश्व का सबसे बृहद संविधान है, क्योंकि कई जगह के संविधान को मिला के बनाया गया है। ऐसी कंडीशन में ये क्या होता है? विश्व का सबसे बृहद संविधान होता है। और इसके बृहद होने का प्रमुख कारण यह है कि इसमें संघ एवं राज्यों के सारे प्रावधान शामिल किए गए हैं, यानी संघ के भी प्रावधान हैं और राज्यों से भी संबंधित सारे प्रावधान शामिल किए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में राज्यों एवं संघ के अपने अलग अलग संविधान हैं, लेकिन यहाँ चूंकि राज्यों के और संघ के सारे प्रावधान शामिल किए गए हैं, इसीलिए ये बृहद हो जाता है। और अन्य देशों के संविधान से भी तमाम चीजें ली गई हैं, इसलिए ये भी इसकी आकार को बढ़ा देता है। तो मित्रों, प्रस्तावना से ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे और उससे संबंधित चीजें थी कि कौन से संविधान में, अपने संविधान में कौन सी चीजें कहाँ से ली गई हैं। आप इसको निश्चित रूप से कंठस्थ कीजिए, यहाँ से प्रश्न मिलने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के तुरंत ही हाजिर होता हूँ। धन्यवाद मित्रों।